दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था के अंतर्गत क्लासेज का क्रम निरंतर जारी है। मैं हूं लोकेश डागोर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। आपको पता होगा पिछली क्लासेज में हमने मूल अधिकारों से रिलेटेड 20 पीवाईक्यू और एमसीक्यू के माध्यम से प्रयास किया था कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मैं आपको दे पाऊं, और इसी क्रम में आज मैं पार्ट 2 में कुछ और प्रश्नों को लेकर आया हूं, क्योंकि कुछ मूल अधिकारों के जो आर्टिकल्स थे वो रह गए थे। उनसे रिलेटेड आज की हम क्लास में कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न पर, और पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यस, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। यस, पहला प्रश्न पढ़े अच्छे से। विधि का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में ग्रहण किया गया है। 5 विकल्प आपके सामने हैं। 5 विकल्प आप देखें और उत्तर का चयन करें। दोस्तों देखिए, ऑप्शन ए ब्रिटेन के संविधान से, बी जापान के संविधान से, सी आयरलैंड के संविधान से, और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, और ऑप्शन नंबर ई अनुत्तरित प्रश्न। आप देखिए, बात की गई है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण देखते ही आपके दिमाग में एक बात आई होगी, विधि के समक्ष समता। अब आप कहोगे सर आपने विधि के समक्ष समता नहीं पूछी, विधि का समान संरक्षण पूछ लिया। क्या पूछ लिया? क्योंकि आप पढ़ते हो जब समानता का अधिकार आता है और समानता का अधिकार का युग्म आपसे पूछी जाए तो एक युग्म होता है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। समानता के अधिकार जिनमें सबसे पहला अधिकार है अनुच्छेद 14, और अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता। लेकिन सर ये तो विधि का समान संरक्षण है। बिल्कुल जी हां, ये भी अनुच्छेद 14 में वर्णित है दोस्तों, लेकिन विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, वो आप इसके माध्यम से क्लियर करें। देखो, विधि के समक्ष समता और एक है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, विधि के समक्ष समानता कहती है कि भाई सभी के साथ आपको सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। लेकिन विधि का समान संरक्षण कहता है नहीं, समान नहीं है, आपको परिस्थितियां देखनी है और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है, ये कहता है। फिर कुछ आप आर्टिकल भी पढ़ते हो। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार देता है। अनुच्छेद 194 राज्य के विधानमंडलों को। फिर आप एक आर्टिकल पढ़ते हो जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो अब आप कहोगे कि सर फिर सामान्य नागरिकों से सब विशेष अधिकार हैं, तो कानून के समक्ष समान कहां है लोग? नहीं है ना। तो इनको आप अपवाद अर्थात इनको आप इसका उल्लंघन नहीं मानोगे। विधि के समक्ष समानता की बात करें, हमने ये अवधारणा ले ली ब्रिटेन से, और विधि के समान संरक्षण की अवधारणा ले ली हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से। ये संकुचित अवधारणा है और ये थोड़ी व्यापक अवधारणा है, ये कुछ डिफरेंस है विधि के समानता और विधि का समान संरक्षण में। अब बात किसकी है? विधि का समान संरक्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने कहां से ले लिया सर? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। और ब्रिटेन के संविधान से आ जाए तो आप करोगे विधि के समक्ष समानता। क्या है? विधि के समक्ष समानता। आशा करता हूं आपका जो डाउट था विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण को लेकर क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न आप देखें। यस जी, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। सही कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करेंगे। 4 आपको आर्टिकल्स में वर्णित प्रावधान दे रखे हैं और फिर उनके सामने आर्टिकल दे रखे हैं, और ये आपको नीचे ऑप्शन है, इसके माध्यम से आपको मिलान करके उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले आप देखेंगे अंतःकरण की स्वतंत्रता। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार आप पढ़ते हो अनुच्छेद 25 से लेकर 28, यही है। और उसी से आप एग्जाम लड़े, आपने प्रश्न पूछ लिया है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात होगी, आप कोई भी धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं, धर्म के अनुरूप आचरण करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ये आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 25।
आप धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट देख सकते हो, प्रबंध कर सकते हो, प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ये आपको आर्टिकल देता है अनुच्छेद 26। धर्म की अभिवृद्धि के लिए आपको करों के संदाय से स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 27। कोई टैक्स, कोई राज्य किसी विशेष धर्म के संरक्षण के लिए कोई टैक्स नहीं लगा सकता, और राज्य के पास जो टैक्स है उसका प्रयोग नहीं कर सकता किसी विशेष धर्म के बढ़ावा के लिए, संरक्षण के लिए। ये आर्टिकल 27। 28 कहता है आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है, कोई धार्मिक शिक्षा के लिए उपस्थित होने से आपको स्वतंत्रता है, आप कोई बाध्य नहीं हो। और दूसरी ओर कहता है अनुच्छेद 28 कि कोई भी जो राज्य है ना, अगर कोई शैक्षणिक संस्थान जो राज्य द्वारा पोषित निधि से चल रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ये 28 अब आप मिलान करें, पहले का ए से, दूसरे का बी से, तीसरे का सी से, चौथे का डी से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। चलें भाई अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूची बनकर सूची 2 के साथ मिलान कर सही कूट के माध्यम से उत्तर का चयन करना है। आपको पहले ये 4 रिट दे रखी है। क्या दे रखी है? रिट। इन रिटों पर आपको बताना है बंधी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है, परम आदेश का मतलब क्या होता है, अधिकार प्रच्छा का मतलब क्या होता है, प्रतिषेध का मतलब क्या होता है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही पढ़ते हो ना आप अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको डॉक्टर अंबेडकर जी हैं जो आत्मा की संज्ञा भी देंगे, यही है ना। और इसी अनुच्छेद 32 में आपको 5 प्रकार की रिट मिलती हैं, जिसमें एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कहता है आपसे कि किसी को यदि गिरफ्तार कर लिया है तो उसको विधि के विरुद्ध किसी को निरुद्ध करना है। उसके लिए यदि किसी को बंदी बना लिया गया है तो उसके विरुद्ध कोई रिट जारी की जाएगी, वो बंदी प्रत्यक्षीकरण। परम आदेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, लेकिन कब देते हैं भाई? जब देते हैं जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्य को नहीं निभाता है, अर्थात कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और वो अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो परम आदेश रिट जारी की जाएगी। हम आदेश देते हैं आप अपने सार्वजनिक कर्तव्य जो आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी का निर्वहन करें। अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है कि आपने कोई भी पोस्ट ऐसी ग्रहण कर ली, कोई भी कार्यालय है, लोक कार्यालय को अनाधिकार तरीके से आपने ग्रहण कर लिया, सुप्रीम कोर्ट अधिकार प्रच्छा कि भाई किसके अधिकार से आप यहां बैठे हो, आपने ये पोस्ट कैसे ले ली, तो ये सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अधिकार प्रच्छा से। प्रतिषेध का मतलब होता है अधीनस्थ कोई न्यायालय को किसी विषय पर विचार विमर्श करने से रोकना। प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर क्या है? देखो प्रतिषेध होता है रोकना, जैसे आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर आपने कार्य किया और जो आपके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, तो उसको किसी विषय पर विचार विमर्श करने से आपने स्टॉप लगा दिया कि अब आप काम मत करो, रुक जाओ, तो ये प्रतिषेध। उत्प्रेषण का मतलब होता है जब कोई, ठीक है आपके अधिकार क्षेत्र का कार्य नहीं था, हमारे का था, सुप्रीम कोर्ट का था, हाई कोर्ट का नहीं था, तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपने यहां मंगवा लेता है, वो उत्प्रेषण है। अब आप मिलान करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहले का मिलान बी से, परमादेश दूसरे का ए से, तीसरे का डी से और 4 का सी से। आप देखें पहले का वी, इसमें नहीं है गलत, इसमें है, इसमें नहीं है गलत, बी, पहले का बी दूसरे का ए, दूसरे का ए। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साहब, प्रयास रहता है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं, और मतलब एक प्रश्न में कम से कम मैं प्रयास रहता है आपके पास जो भी ऑप्शंस है ना उससे रिलेटेड एक भी क्वेरी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बस आप क्या कंजूसी कर जाते हो शेयर करने में। आप अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर किया करो, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक वगैरह, जहां भी आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो उस सब जगह आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप सभी को लेकर आऊं। अगला प्रश्न, एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है जोखिम भरे कार्य में कार्य करने को बाध्य किया जाता है, इस मामले में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है? 5 विकल्प, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का शोषण के विरोध, या ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, देखो धार्मिक स्वतंत्रता की बात जब भी होगी आपको 25 से लेकर 28 याद आता है, अनुच्छेद 25 से 28। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, और ऐसे ही सुमेलित करवाने वाला प्रश्न बन जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22, है ना।
और अब चले हम भाई शोषण के विरुद्ध अधिकार पर, अनुच्छेद 23 से 24। ये तो हुई आर्टिकल्स वाली बात। अब चले भाई कि आयु 9 वर्ष है, कार्य में लगा रखा है जोखिम भरे कार्यों में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसको आप किसी भी जोखिम भरे कार्य में नियोजन को लेकर प्रतिषेध लगाता है। और इसी क्रम में आपको एक और याद रखना है, बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम। और बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम आएगा 2005 में। क्या आएगा? 2005 में आएगा। और 2006 से आपको पता है ये दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है अगर कोई 14 वर्ष से कम आयु के बालक को, अब तक तो जोखिम भरे कार्यों में था, लेकिन इसके बाद से आपको पता होगा कोई रेस्टोरेंट, कोई चाय की दुकान, कोई स्पा इत्यादि पर भी यदि कोई बालक को लगाता है तो आपके खिलाफ दंडात्मक और न्यायिक कार्रवाई की जा सकती है। ये प्रावधान आ चुका है 2005 से। और इसी में आप पढ़ते हो 2012 में एक एक्ट आएगा, वो आएगा कौन सा? पोक्सो। क्लियर? ये भी एक्ट इसी में है। और आर्टिकल है 24। अनुच्छेद 24 किसमें आ रहा है भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला पढ़ें भाई। यस, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल हैं। देखो, जब आप मौलिक अधिकार पढ़ते हो ना, थोड़ा सा पहले प्रश्न से पहले पढ़ लें, तो मौलिक अधिकार पढ़ते हो, भाग याद हो जाते हैं 3 और अनुच्छेद याद हो जाते हैं आपको 12 से लेकर 35। लेकिन जब भी आप आर्टिकल पढ़ना प्रारंभ करते हो ना, वो पढ़ते हो आप अनुच्छेद 14 से लेकर और 32 तक। यही है अनुच्छेद 12 और 13। और आगे चल के आपके 33, 34, 35 इनको आप क्या कर देते हो? मिस कर देते हो। लेकिन एग्जामिनर आपको अगर फंसाना चाहे ना तो यहीं से प्रश्न पूछ लेता है। और यहीं से प्रश्न पूछा है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। एक बात तो ये क्लियर, राज्य की परिभाषा में उसने 4 प्रकार से शामिल की है। 4 बातें हैं जो राज्य की परिभाषा में शामिल है। कौन कौन सी है? यूं तो आप जब अनुच्छेद 36 पढ़ते हो उसमें भी राज्य की परिभाषा है। और 4 पॉइंट दे रखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है भारत सरकार और संसद, दूसरा है राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, तीसरा है भारत सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत अधीन स्थानीय निकाय, और एक चौथा भी पॉइंट आता है स्थानीय प्राधिकारी। क्या आता है? स्थानीय प्राधिकारी। अर्थात ये तीनों तो इसमें शामिल हैं। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? यस, चले भाई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को इंपॉर्टेंट लगा लेना है। अच्छा प्रश्न है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना, मूलभूत ढांचे या बुनियादी ढांचे सिद्धांत को प्रतिपादन निम्न में से कौन से बाद में किया? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। 5 विकल्प आपके सामने हैं, आप देखें सर, 5 विकल्पों का आप देखें, चयन करें। सबसे पहला जो विकल्प आपको दिख रहा है वो दिख रहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, और ऑप्शन नंबर ई। यस, अब आप देखिए, सबसे पहले एक अच्छा प्रश्न यहां से सुमेलित वाला बन जाता है। जैसे गोलकनाथ वाला बात है ना, ये 1967 है। सज्जन सिंह की बात करें, ये 1965 है। अगर बात करें केशवानंद भारती बात की, ये 1973 है। और बात करें शंकरी प्रसाद की, ये 1951 है। एक सुमेलित करवाने वाला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है। गोलकनाथ 1967, सज्जन सिंह 1965, केशवानंद 1973 और शंकरी प्रसाद 1951। एक अच्छा प्रश्न तो ये भी बन जाता है। और एक इनको क्रम को लेकर भी काफी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चारों बातों को रख देगा और फिर कहेगा अवरोही या जो भी क्रम होता है, आरोही अवरोही क्रम में आपसे पूछ लेगा, अवरोही क्रम सही है, आरोही क्रम सही है ना? तो ये याद रखना है। सबसे पहले जो वो है वो शंकरी प्रसाद है 1951 में। अब देखो, प्रश्न पूछा है बुनियादी ढांचे का, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रस्तावना जब आप पढ़ते हो ना, तो प्रस्तावना से भी एक बाद आता है, जिसमें सबसे पहले एक बाद है बेरूवाड़ी बाद। कौन सा? बेरूवाड़ी बाद। और बेरूवाड़ी बाद 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं होगा। लेकिन आगे चल के जब आप पढ़ते हो केशवानंद भारती बाद 1973, जिसकी डेट है
24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बाद में, जिसमें सबसे बड़ी खंडपीठ भी बैठती है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है और अपने पूर्ववर्ती निर्णय से पलट जाता है और कहता है प्रियम्बल प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसके मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं होगा। और यही मूलभूत ढांचे की जो परिकल्पना है केशवानंद भारती बाद, ऑप्शन नंबर 30 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट हो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया शिक्षा के मौलिक अधिकार को कब से लागू किया गया? 5 विकल्प आपके सामने है। 1 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2011 और 1 अप्रैल 2012। 86वें संविधान संशोधन की बात की गई है। शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A 21A जोड़ा गया और यह है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। किससे है भाई? यह है आपका निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। इसमें देखिए 6 से 14 आयु वर्ग के बालक सम्मिलित हैं। 1 से लेकर 8 तक आपको निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है बालकों को, ये तो है प्रावधान। इसी क्रम में आगे चल के एक एक्ट आएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो कि भारत में लागू होगा 1 अप्रैल 2010 से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो आरटी एक्ट 2009 है वो लागू होता है 1 अप्रैल 2011 से। किससे भाई? 1 अप्रैल 2011 से। ये कुछ डाउट है राजस्थान से संदर्भ में, आपको 1 अप्रैल 2011 याद रखना है। और आरटी एक्ट अगर 2009 पूछे, आपका आंसर होगा 1 अप्रैल 2010। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार में कटौती का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? 5 विकल्प पढ़े, उच्चतम न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकारों में कटौती का अधिकार, मौलिक अधिकारों में कटौती की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय कर सकता है, या संसद कर सकती है, या राष्ट्रपति कर सकता है, प्रधानमंत्री। देखिए आप पढ़ते हो आपातकाल। आपातकाल जब भी आता है ना, तो आपातकाल में एक तो 352, 356, 360। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर आपातकाल, और 360 वित्तीय आपातकाल। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों में कटौती करेगा, और एक अनुच्छेद है आपका 361, 361 नहीं सॉरी 359। 359 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत का राष्ट्रपति मौलिक कर्तव्यों का क्या कर सकता है भाई? कटौती कर सकता है, क्योंकि जैसे ही आपातकाल लागू होगा आपके मौलिक जो अधिकार हैं वो निलंबित हो जाएंगे आपातकाल में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, राष्ट्रपति कर सकता है। क्लियर? लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? आ गया प्रश्न? नहीं आया? अगला आएगा भाई। मौलिक अधिकारों में कटौती तो राष्ट्रपति कर लेगा, लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? ये भी प्रश्न है। आप देखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, या ऑप्शन नंबर ई। अच्छे से पढ़ें। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और ये शामिल रहता है साहब जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने के अधिकार में आता है। और इससे रिलेटेड सबसे पहले तो देखो आर्टिकल की बात कर लें तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 21, और इसी अनुच्छेद 21 को आप पढ़ते हो भाग 3, जिसे संविधान का क्या कहते हैं भाई? मैग्ना कार्टा। लेकिन अगर ऑप्शन में भाग 3 नहीं देकर अनुच्छेद 21 दे दे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। इसी में आप पढ़ते हो विवाह करने का अधिकार, चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार, आपको विदेश जाने का अधिकार। ये सारे के सारे अधिकार आपको, जो आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक है ना, वो सारे के सारे अधिकार आपको है अनुच्छेद 21 में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 20 में बात कर लें, देखो 20 में क्या है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में कुछ संरक्षण है। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके बाद बात कर लें अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 कहता है आपको गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 23 आपका क्या है? 23 कहता है बलात् श्रम का प्रतिशोध।
प्रतिषेध, बलात् श्रम का प्रतिषेध, आपको बेगार प्रथा का भी प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यापार, इस पर भी रोक लगाता है अनुच्छेद 23। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 में वर्णित गिरफ्तारी एवं निरोध, देखो अगर आपको प्रश्न से रिलेटेड कोई डाउट रह जाए, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके अगर आपका कोई डाउट रह जाता है, वैसे मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है कि प्रश्न से रिलेटेड पूरे के पूरे जो फैक्ट है ना, वो मैं प्रयास करता हूं कि आपको प्रश्न जिससे रिलेटेड है उसके सारे फैक्ट आपको बताने का प्रयास करता हूं। उसके बाद भी यदि कुछ रह जाता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। मुझे तो वेट रहता है कि स्टूडेंट कुछ गलती निकाले या कुछ मतलब पूछे मुझसे, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको कमेंट करके बताऊं। अनुच्छेद 22 में वर्णित गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण के मूल अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अच्छा प्रश्न है। अभी मैंने आपको बताया था, देखो अभी हमने बात की थी अनुच्छेद 20, 21, 22 और 23 की, जिसमें अनुच्छेद 22 था गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण। इसमें क्या है भाई, जैसे ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, यह आर्टिकल कहता है कि आपको गिरफ्तारी कारण जानने का अधिकार है। पुलिस आपको पकड़ के ले गई, आप उनसे गिरफ्तारी क्यों कर रहे हो भाई, उसका कारण जानने का अधिकार है। पकड़ के ले गई, आपको वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और अब आप पढ़ें, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी के समय वकील से परामर्श लेने का अधिकार, बिल्कुल है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार, बिल्कुल है। निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम 6 माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा और इसीलिए असत्य कथन है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि निवारक निरोध जैसे आप पढ़ते हो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, अगर आपको कोई आतंकवादी गतिविधि में आप शामिल पाए गए और आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो अधिकतम बिना कारण बताए आपको 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। अगर आपको अधिक अवधि के लिए निरुद्ध करना है तो उसके बाद एक प्रक्रिया है जिसमें 3 मेंबर्स की कमेटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट का जज, वो आगे वो है निवारक निरोध वाले में पोर्शन में है। तो यहां पर जो गलत हो जाएगा वो हो जाएगा ये, क्योंकि अधिकतम आपको 3 माह तक बिना कारण बताए आपको 3 माह तक गिरफ्तार कर लेंगे अगर आपकी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कोई अगर आतंकवादी कोई गतिविधि है उसमें, तो ये निवारक निरोध कानून है। यस, अगला प्रश्न। जब एक अपर न्यायालय, अच्छा प्रश्न है, अधिकरण अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर ई। देखिए किसकी बात की है भाई? रिट की। और रिट जारी करने का अधिकार किस किस के पास है बताओ? सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226। अब इसमें जो रिट जारी की जाती हैं उन रिट में देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण। इसमें पूछा गया है कि कोई ऐसा न्यायालय है जो अपनी अधिकारिता के बाहर या नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल कार्य करे, तो आप कौन सी रिट जारी करोगे? उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो देखो बंदी को निरुद्ध कर लिया गया है, आप उसके विरुद्ध रिट जारी करेंगे। परमादेश, हम आदेश देते हैं भाई अगर कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, परमादेश रिट जारी। अधिकार प्रच्छा, कोई सार्वजनिक व्यक्ति है जो अपने मतलब एक तरह से पद पर गलत बैठ गया है, तो भाई किस अधिकार से आपने इस पर हक जमाए हुए हो, तो ये अधिकार प्रच्छा है। उत्प्रेषण, जब कोई भी न्यायालय अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, जैसे कोई काम हाई कोर्ट का था, जैसे मैं एग्जांपल दूं, 2 राज्यों का कोई विवाद है और 2 राज्यों का जैसे ही कोई विवाद होगा तो उस पर जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन सपोज करो हाई कोर्ट करने लग जाए तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाई किस अधिकार से, अब इस मामले को कहां भेज दो? ऊपर भेज दो। उत्प्रेषण मतलब भेज देना, ऊपर मंगवा लेना, इसलिए रिट जारी की जाएगी उत्प्रेषण, ऑप्शन नंबर डी। जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 में पूछा गया प्रश्न है, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित करने पर रोक। यस, न्यायालय द्वारा विकसित एक सिद्धांत है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी में सिद्धांत है, या भारतीय संविधान या नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर ई। देखिए ये बात कर रहा भाई आपके दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब है एक जुर्म की 2 सजा नहीं मिल सकती,
आपने जुर्म किया एक, तो उस जुर्म की सजा कितनी होगी? उस जुर्म की भी सजा एक ही होगी, ये कहता है। और ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20। कौन सा कहता है? अनुच्छेद 20। अर्थात ये किस में वर्णित है? भारतीय संविधान में निहित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक जुर्म के लिए 2 सजा नहीं दी जा सकती हैं और दौड़े दंड से संरक्षण प्रदान करता है हमें अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी। वे समस्त विधियां जो मूल अधिकारों से असंगत हैं संविधान के लागू होने की दिनांक से प्रभावहीन हो जाएंगी किंतु मृत नहीं होंगी। यदि मौलिक अधिकारों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया जाए तो पुनः सक्रिय हो जाएंगी। ये कौन सा सिद्धांत है? देखिए, मैंने पहले भी बताया था, आप अनुच्छेद पढ़ना शुरू करते हो मौलिक अधिकारों में 14 से लेकर 32, और ये प्रश्न आ गया अनुच्छेद 13 से। अनुच्छेद 13 में वो अल्पीकरण की विधियां हैं जिनमें मौलिक अधिकारों को अल्प किया जा सकता है, और ये वहीं से प्रश्न है, अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 13 कहता है कि वे समस्त विधियां जो मौलिक अधिकार, देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं, अनुच्छेद 13 3 प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन करता है। पृथक्करणीय का सिद्धांत है, आच्छादन का है, अधित्याग का है, और ये तो है ही नहीं खैर, लेकिन ये 3 प्रकार के सिद्धांत अनुच्छेद 13 में वर्णित हैं। तीनों सिद्धांतों पर चर्चा करूं उससे पहले इस प्रश्न का आंसर सुन लो। देखो, कोई भी मौलिक अधिकार है जो अभी वर्तमान में सब कुछ करो संविधान के लागू होने से और दिनांक से प्रभावी हो जाएंगे, बिल्कुल। कोई ऐसा मौलिक अधिकार था जो किसी प्रकार से असंगत था, तो उसको क्या करेंगे भाई? ठीक है, जब से लागू था तभी से उसको प्रभावहीन मान लिया जाएगा। लेकिन यदि मौलिक अधिकारों पर लगाया गया प्रतिबंध हट गया तो फिर वो पुनः एक्टिवेट हो जाएगा, अर्थात वो मौलिक अधिकार दोबारा से मिल जाएगा। ये कहता है आपका आच्छादन का सिद्धांत। अब चले पृथक्करणीयता पर। पृथक्करणीय का सिद्धांत कहता है, जैसे एग्जांपल दूं, 15 का कोई सब, जैसे 15 में आप पढ़ते हो 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), क्लियर। अब इनमें से सपोज करो ये कहूं कि ये 15(4) है, ये कोई ऐसा मौलिक अधिकार है, कोई मौलिक अधिकार का पार्ट है 15(4) जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो केवल पूरा 15 ही नहीं होगा भाई, 15 समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि हम किसको समाप्त करेंगे? पृथक करेंगे, 15(4) को समाप्त करेंगे। ये कहता है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अधित्याग का सिद्धांत क्या कहता है? अधित्याग का सिद्धांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं उनको स्वेच्छा से नहीं त्याग सकता। ये नहीं कि साहब मुझको ये मौलिक अधिकार नहीं चाहिए, अनुच्छेद 20 वाला नहीं चाहिए, अनुच्छेद 22 वाला नहीं चाहिए, भाई आप स्वेच्छा से नहीं त्याग सकते, ये अनुच्छेद 13 कहता है, और ये सिद्धांत है अधित्याग का। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला चलें भाई। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के अधिकार में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अनुच्छेद 20 की जब जब बात होगी अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और इसमें 3 प्रकार के प्रावधान सम्मिलित होते हैं। आपको नहीं वाला बताना है। भूतलक्षी विधियों से संरक्षण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। दोहरे दंड से संरक्षण, एक जुर्म के लिए केवल 1 सजा मिलेगी, 2 नहीं मिलेंगे, ये भी कहता है। स्वयं के विरुद्ध आपको गवाह देने के लिए कोई जबरदस्ती पुलिस वाला आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है, ये भी अनुच्छेद 20 कहता है। ऑप्शन नंबर डी, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, ये नहीं कहता अनुच्छेद 20, क्योंकि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 22 में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में निम्न में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है? संघ बनाने की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, या शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सबसे पहले जैसे ही आप स्वतंत्रता का अधिकार दिखेगा आपको एक आर्टिकल याद आता है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19(1) जब आप पढ़ोगे तो इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की, जिनमें सबसे पहले जो स्वतंत्रता है वो कौन सी है? वो है, देखो, सबसे पहले एक संघ और संगठन बनाने की है, वाक और अभिव्यक्ति की है, वाक और अभिव्यक्ति की है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की है। किसकी है भाई? शांतिपूर्वक आप सम्मेलन कर सकते हो, इसकी भी स्वतंत्रता है। चौथी आपकी स्वतंत्रता है इसमें शांतिपूर्वक सम्मेलन, और चौथी स्वतंत्रता आती है इसमें निर्बाध विचरण। आप बिना किसी उसके कहीं पर भी भारत में घूम सकते हो, ठीक है।
एक आती है इसमें स्वतंत्रता आवास अर्थात निवास की आपको स्वतंत्रता है, और एक आती है आपको रोजगार या आजीविका की। ये वो स्वतंत्रता है जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 आपको प्रदान करता है। अब आप देखें इनमें से कौन सा है। संघ बनाने की स्वतंत्रता तो है, विचार अभिव्यक्ति की है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की है, अंतःकरण की स्वतंत्रता आपकी कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 25 में है, इसलिए नहीं होगी। तो कौन सी नहीं स्वतंत्रता शामिल है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है। यस, देखो 5 विकल्प आपके सामने हैं, अनुच्छेद 356, 352, 357, 359 या ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार, वो कौन सा अनुच्छेद, अभी मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है, बिल्कुल है साहब, निलंबन संभव है। अब निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति कब करेगा, तो राष्ट्रपति करता है केवल आपातकाल में। और आपातकाल के 3 आर्टिकल हैं, एक 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल, 356 कहता है राज्यों में आपातकाल, 360 कहता है आपका वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति क्या करेगा, आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 ये दो वो आर्टिकल हैं जो मौलिक अधिकार हैं जो आपके निलंबित नहीं होते हैं, लेकिन इसके अलावा सारे मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं, और ये प्रावधान देता है अनुच्छेद 359। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़े भाई। यस, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत, एक साइड आपको क्या दे रखे हैं, अनुच्छेदों में वर्णित प्रावधान है, साइड एक, दूसरे साइड आपको आर्टिकल्स हैं, आपको मिलान करना है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अंतःकरण की स्वतंत्रता, बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अब आप मिलान करें, देखो कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध बिल्कुल सही है। 14 वर्ष से कम आयु के कोई बालक है उसको आप जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते, इसके नियोजन को लेकर प्रतिषेध करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24। अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप अपने मन से किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, अपने धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो, ये सारी स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 25 कहता है। तो आपको 2 का मिलान सी से करना है। बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध, आपको बेगार प्रथा है, मानव की, स्त्री पुरुषों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाता है और वेश्यावृत्ति पर रोक लगाता है, अनुच्छेद कौन सा, 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात करें अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29 में, और अल्पसंख्यक 2 आधारों पर माने गए हैं, एक भाषाई आधार पर और एक धार्मिक आधार पर। ये 2 वो आधार हैं जिनके आधार पर आपको अल्पसंख्यक माना जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 कहता है कि इन 2 आधारों पर आपकी अगर कोई विशेष लिपि है, आपकी कोई विशेष भाषा है, आपकी संस्कृति विशेष है, तो आप क्या कर सकते हो, संरक्षण कर सकते हो, संरक्षण की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 29। अब आप मिलान करें, पहले का मिलान बी से, पहले का मिलान बी से, ए से हो रहा है गलत, ये बी, ये गलत। दूसरे का मिलान अंतःकरण सी से, दूसरे का मिलान सी से, ये भी सही है। तीसरे का मिलान ए से, यस, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला पढ़िए भाई। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। यस, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, 26, 27 या ऑप्शन नंबर ई। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता देता है। देखिए 25 देता है, 26। सबसे पहले एक एक आर्टिकल पर बात करें। देखो अनुच्छेद 24 क्या है, 24 में आप पढ़ते हो 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 25 में आप पढ़ते हो अंतःकरण की स्वतंत्रता, है ना। 26 क्या कहता है, 26 कहता है आपको धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 कहता है आपको करों के संदाय से स्वतंत्रता है। किससे भाई, आप कोई भी राज्य है वो किसी विशेष धर्म का संरक्षण नहीं कर सकता और उसके लिए स्पेशल रूप से टैक्स नहीं लगा सकता, ये आपका अनुच्छेद 27 कहता है। अब आप पढ़ते हो, अब आप पढ़ते हो अंतःकरण की स्वतंत्रता।
25 की देखो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे रहेगा? देखो अंतःकरण की स्वतंत्रता की मैं बात करूं तो आपको पता होगा अंतःकरण की स्वतंत्रता माता है आप अपने धर्म के अनुरूप आचरण कर सकते हो, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो। क्लियर है भाई? धर्म के अनुसार आप आचरण कर सकते हो, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो, कोई जबरदस्ती आपको धर्म ने स्वीकार नहीं करवाया जा सकता। ये सारी स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब सिख जो है ना वो क्या करते हैं? कृपाण धारण करते हैं। कोई हिंदू है वो भाई जैसे धोती वो पहनता है, तिलक लगाता है, या मुसलमान है वो टोपी लगाता है। ये सारी की सारी स्वतंत्रता प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25। यस, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? 5 विकल्प है, संसद है, राष्ट्रपति है, सर्वोच्च न्यायालय है, या प्रधानमंत्री है, या ऑप्शन नंबर ए। यस, मौलिक अधिकारों का संरक्षक देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपने एक अनुच्छेद 32 पढ़ा है, जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, जिसमें ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा। और 5 प्रकार की रिट के द्वारा आपके मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यस, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 29(1), 29(2) या ऑप्शन नंबर ई। यस, अल्पसंख्यकों की जब जब बात होगी तो अल्पसंख्यकों के देखो 2 मौलिक अधिकार हैं, 29 और 30। 29 में कहता है कि आप भाई अल्पसंख्यक हैं वो उनकी भाषा, उनकी लिपि और संस्कृति की क्या कर सकते हैं? संरक्षण कर सकते हैं। और अनुच्छेद 30 कहता है भाई आप इन भाषा, लिपि और संस्कृति की संरक्षण के लिए क्या कर सकते हो? शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हो। आप अपनी लिपि, भाषा और उसको बचाना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 30(1). इस प्रश्न का राइट आंसर है। आज की क्लास से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगला कोई टॉपिक लेकर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नया टॉपिक होगा। आप इसी तरह मुझे प्यार दुलार देते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट में लेकर आऊं। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।